शब्दों को याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी आप नए शब्द लें, जब भी आप नई क्लास में आ रहे हैं, तो पिछले शब्द भी यानी कि जो छोटी क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं वो भी जाने पहचाने वो भी आगे आ रहे हैं। तो जो जाने पहचाने शब्द हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना लो, और नए शब्दों की बहुत कम लिस्ट होती है, यानी 2 या 4 या ज़्यादा 6 या 7 शब्द ही ऐसे होते हैं जो नए उसमें जुड़ जाते हैं। तो नए शब्दों की अलग लिस्ट बना के उस पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दे लो। बस यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि नए शब्दों को पुराने शब्दों के साथ जोड़ने का। अब यहाँ पर भी इसी तरह से आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, थोड़ा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जाएगा, और उनके साथ साथ कुछ शब्द नए और जुड़ते जाएंगे। जो नए शब्द जुड़ रहे हैं उनको उन पर आप थोड़ा सा अधिक ध्यान दे लो, जैसे कि ये शब्द हमने जोड़ दिए। तो बच्चों आज हम सीखेंगे विशेषण और विशेषण के भेद। इसके अंतर्गत जो हम टारगेट बोर्ड एग्जाम्स का हमने शुरू किया हुआ है, उसके अंतर्गत हमने सीखा था संज्ञा, संज्ञा के भेद, वचन, लिंग और कारक सीखे थे। और उसके बाद हमने सीखा सर्वनाम, सर्वनाम के भेद और उससे रिलेटेड उदाहरण और विकल्पीय प्रश्न भी किए। और आज हम सीखेंगे विशेषण, और विशेषण के भेद के अंतर्गत हमने सीखना है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण, है ना। तो यहाँ की अलग से हम बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। मैं एक ही वीडियो में ये सारे भेद बताने वाली हूँ, आप ध्यान से देखें और इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज हम एक ही वीडियो में इसके सारे भेद की बात कर लेते हैं, और बहुत ध्यान से देखना, बिना स्किप किए आप वीडियो देखना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसलिए जल्दी से अपना सब्सक्राइब भी कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो, और साथ में लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर लिखना ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आया है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। हिंदी व्याकरण धारा के अंतर्गत आज हम सीखेंगे विशेषण और विशेषण के भेद। अब यहाँ पे विशेषण के भेद में सबसे पहले देखो गुणवाचक विशेषण आया है, और गुणवाचक में मैंने ये सारी चीजें लिखी है जो इसके अंतर्गत आती हैं। जो हम गुणवाचक में हम जिसे काउंट करते हैं वो है गुण, यानी कि जो अच्छाइयाँ हैं वो तो गुण है ही, बुराइयां भी गुणवाचक में ही काउंट होती हैं। इसलिए गुण, दोष, रंग, समय, आकार, स्थान, दशा, अवस्था, दिशा, गंध और स्पर्श, ये सारी चीजें जो हैं गुणवाचक विशेषण में काउंट होती हैं। अब आगे देखते हैं संख्यावाचक में क्या क्या आता है, यानी निश्चित संख्यावाचक, इसका नाम होता है भेद का निश्चित संख्यावाचक या फिर अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि निश्चित गिनती जहाँ होती है वहाँ निश्चित संख्यावाचक, और जहाँ अनिश्चित की बात होती है वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक भेद होता है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, गणना बोध होता है, यानी कि जहाँ गिनती का ज्ञान हो रहा हो वहाँ गिनती यानी गणना बोध। आवृत्ति बोध होता है, आवृत्ति यानी कि जब दोहराई जाती है कोई बात, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी, इस तरह के भी शब्द आते हैं ना, वो आवृत्ति में आ जाता है। समूह बोध यानी कि जब समूह की बात होती है, जैसे कि 2 समूह की बात हो रही है, 4 समूह की बात हो रही है, तो इस तरह ऐसे शब्द भी आ जाते हैं, लेकिन होती उसमें गिनती ही है। अब जैसे प्रत्येक बोध है, प्रत्येक मैंने हर एक के पास, जैसे सब लोग बैठे हर एक बच्चे को 2-2 टॉफी दे दो, या हर एक या प्रत्येक, इस तरह के शब्द भी आते हैं। तो ये सब संख्यावाचक विशेषण में काउंट होता है। अब देखते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में माप तौल, जैसे कि परिमाण की बात हो रही, परिमाण मतलब जहाँ तौल की बात होती है, तो जहाँ माप और तौल की बात हो रही होती है। अब माप तौल में क्या क्या हो सकता है, कपड़ा नापा जाता है, तरल पदार्थ नापे जाते हैं, जैसे घी, तेल, पानी, दूध वगैरह ये नापा जाता है। ठोस वस्तु भी जैसे कि दाल, सब्जी वगैरह भी नापी जाती है, और भारी चीजें जैसे आटा वगैरह भी नापा जाता है, ठोस वस्तु भी नापी जाती हैं। और साथ में इनकी तौल जो है वो किलो में भी होती है, लीटर में होती है, मीटर में होती है, ग्राम में होती है। तो इस तरह से इनकी तौल जो है वो जो भी चीजें तौली जाती हैं,
तौल वाले कार्यक्रम जो होते हैं वो होते हैं परिमाणवाचक में काउंट होते हैं। अब देखते हैं सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक। अभी हमने पिछली वीडियो में सर्वनाम की बात की थी। सर्वनाम में भी आया था कि निश्चित, है ना, निश्चितवाचक सर्वनाम था, और वहां पर भी हमने कहा था उसे या तो संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यहाँ पर भी वही चीज है, सार्वनामिक, यहाँ पर भी संकेत की ही बात आती है। और एक बात और ध्यान से देख लो कि सर्वनाम वहीं आता है। सर्वनाम हमने सीखा था ना कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जब किसी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आता है तब उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं या फिर संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अगर विशेषता बताने के रूप में यूज हुआ है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे या फिर संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पर वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यदि सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा आती है तब वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ये इसकी पहचान है कि किसी भी संज्ञा से जस्ट पहले जब कोई सर्वनाम आता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण की संज्ञा देते हैं। तो अब यहाँ पे ये तो हो गए इसके भेद। अब इसके अलावा एक छोटा सा काम और करना है, वो है कि विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, यानी कि कुछ छोटा बड़ा उससे बड़ा इस तरह की अवस्थाएं होती हैं ना, तो वो विशेषण में ही काउंट होती हैं। तो वो भी देखेंगे कि विशेषण की अवस्थाएं क्या कहती हैं, उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि विशेषणों की तुलना कैसे की जाए। विशेषणों की तुलना की 3 अवस्थाएं होती हैं जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया है, लिख दिया है। एक होती है मूलावस्था, मूला यानी कि बेसिक चीज जो है उसे मूलावस्था बोलते हैं। और सेकंड जो होते हैं वो उत्तरावस्था, और जो बेस्ट होती है उसे हम उत्तमा अवस्था बोलते हैं। तो जो मूलावस्था है तो वो मूल शब्द होते हैं सिंगल वे में, और जो उत्तरावस्था होती है यानी कि उससे बेहतर, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं उससे बेहतर वाली पोजीशन जहाँ आती है, उससे यानी सेकंड नंबर में एक स्टेप होता है, मेन है, उसके थोड़ा सा ऊपर, फिर सबसे ऊपर 3 अवस्थाएं होती हैं। तीनों अवस्थाओं में शब्दों को इस तरह से प्रकट किया जाता है। जैसे गुरु है तो गुरुतर, तर लगाकर हमने थोड़ी सी उस अवस्था को थोड़ी सी ऊंचाई दे दी, थोड़ी सी और अच्छापन दे दिया। गुरुतम जो है, गुरुतम का मतलब है कि सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा। और यहाँ पे जैसे प्रिय है तो प्रियतर, प्रियतम, जैसे हम कहते हैं कि गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मूलावस्था हो गई, बेटर उससे बेहतर, और बेस्ट सबसे अच्छा। तो इसी तरह से ये 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। यहाँ पे तर जो लगा है, तर सब में लगा है, ये उत्तरावस्था यानी उत्तरा, तर। और उत्तमावस्था सभी में तम लगा है तो उत्तमावस्था। इन्हीं से आप इन शब्दों को याद रख सकते हैं। मूलावस्था के जो मूल शब्द होते हैं वही आते हैं, जैसे अधिक, अधिकतर और अधिकतम। मधुर, मधुरतर और मधुरतम हो गया। इसी तरह से दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम हो गया। अब यहाँ कुछ शब्द, ये तो है हिंदी के तुलनात्मक शब्द हैं। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये फारसी के तुलनात्मक शब्द भी हैं जो हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। जैसे बद, बदतर और बदतरीन, बदतरीन इस तरह से लिखा जाता है। जैसे अच्छा, बेहतर और बेहतरीन इस तरह से भी शब्द लिखे जाते हैं। जैसे कम, कमतर और कमतरीन ऐसे शब्द भी आ जाते हैं, इसलिए इनका जिक्र भी किया है, क्योंकि ये शब्द अगर एग्जाम में आ गए तो आप परिचित रहें इनसे, ये शब्द जो है जाने पहचाने लगे, इसलिए इनका जिक्र भी बहुत जरूरी है। तो अब आपके बुक में और भी, ये तो मैंने मुख्य शब्द लिख दिए पहचान के लिए, लेकिन आपकी पुस्तकों में बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट भी होगी, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। आप उनसे देखकर और अच्छी अपनी लिस्ट बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। शब्दों को याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी आप नए शब्द लें, जब भी आप नई क्लास में आ रहे हैं
तो पिछले शब्द भी, यानी कि जो छोटी क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं वो भी जाने पहचाने, वो भी आगे आ रहे हैं। तो जो जाने पहचाने शब्द हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना लो, और नए शब्दों की बहुत कम लिस्ट होती है, यानी 2 या 4 या ज़्यादा 6 या 7 शब्द ही ऐसे होते हैं जो नए उसमें जुड़ जाते हैं। तो नए शब्दों की अलग लिस्ट बना के उस पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दे लो। बस यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि नए शब्दों को पुराने शब्दों के साथ जोड़ने का। अब यहाँ पर भी इसी तरह से आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, थोड़ा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जाएगा, और उनके साथ साथ कुछ शब्द नए और जुड़ते जाएंगे। जो नए शब्द जुड़ रहे हैं उन पर आप थोड़ा सा अधिक ध्यान दे लो, जैसे कि ये शब्द हमने जोड़ दिए। इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस वो कंटिन्यू होनी चाहिए, निरंतरता बनी रहे। निरंतरता जब बनी रहती है तब दिमाग जो है वो अच्छे से कार्य करता रहता है। उसमें जंग मत लगने दो, उसे आराम मत करने दो। आराम कर उसे और एनर्जी पाने के लिए हमने रेस्ट करना है। रेस्ट इसलिए नहीं करना कि हम पढ़ाई ही छोड़ दें, नहीं, पढ़ाई को नहीं छोड़ना, निरंतर कार्य करते रहना है, ताकि हमारी पढ़ाई, हमारा ज्ञान जो है वो हमें मिलता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। तो अभी विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। तो बाय बाय।